अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुहेल खान याजी विद द चैनल होम ऑफ फिज़िक्स। हाजिर हूँ लेक्चर नंबर 2 के साथ, क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट। इसी पहले हमने पढ़ा था फिज़िकल क्वांटिटीज़ के फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है और उनके टाइप्स क्या हैं। आज देखते हैं यूनिट को कि यूनिट क्या होता है, यूनिट को हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे। यूनिट इज़ डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड विद विच अ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ कंपेयर्ड इज़ कॉल्ड यूनिट। हर वो स्टैंडर्ड जिसके साथ किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है उसको यूनिट कहा जाता है। जिस तरह एग्जांपल है हमारे पास मास। मास के लिए हम कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं? किलोग्राम यूज़ करते हैं, ग्राम यूज़ करते हैं, पाउंड एट्सेट्रा हम यूज़ करते हैं। किलोग्राम क्या है? ये एक यूनिट है। किस चीज़ का यूनिट है? मास का। इसी तरह ग्राम भी यूनिट है, पाउंड भी यूनिट है। हर वो स्टैंडर्ड जिसमें किसी फिज़िकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है या किसी फिज़िकल क्वांटिटी को कंपेयर किया जाता है उस स्टैंडर्ड को यूनिट कहा जाता है। इसी तरह लेंथ के लिए हमारे पास कौन सा यूनिट यूज़ किया जाता है? मीटर यूज़ किया जाता है, यार्ड यूज़ किया जाता है, सेंटीमीटर, इंच, फुट वगैरह वगैरह। ये सारे हमारे पास क्या है? यूनिट है। किस चीज़ की यूनिट है? ये हमारे पास लेंथ की यूनिट है। टाइम जो है, टाइम के लिए हमारे पास कौन सा स्टैंडर्ड यूज़ होता है? टाइम को हम एक्सप्रेस करते हैं सेकंड में, मिनट में, आवर में, डे में, वीक में, मंथ में, ईयर एट्सेट्रा में। ये हमारे पास जो सेकंड है, मिनट है, आवर है एट्सेट्रा, ये क्या है? ये स्टैंडर्ड्स है। इन स्टैंडर्ड को यूनिट कहा जाता है। और हमारे पास जो टाइम की यूनिट्स है वो सेकंड, मिनट, आवर एट्सेट्रा हैं। आते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है। अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स यूज्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। वो कंप्लीट सेट जो कि तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या वो कंप्लीट सेट जिसमें तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ के स्टैंडर्ड्स मौजूद होते हैं, उस कंप्लीट सेट को सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहा जाता है। बिफोर 1960 अगर हम बात करें इसकी हिस्ट्री की, तो हमारे पास 1960 से पहले, 1960 से पहले दुनिया में फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मुख्तलिफ़ यूनिट्स में एक्सप्रेस किया जाता था, मुख्तलिफ़ यूनिट्स में लिखा जाता था। उन सिस्टम में हमारे पास एक सिस्टम का नाम था CGS, एक सिस्टम का नाम था FPS और एक सिस्टम का नाम था MKS। यानी दुनिया में ये हमारे पास जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, मास है, लेंथ है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, फोर्स है, वेलोसिटी है और स्पीड है, इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दुनिया में मुख्तलिफ़ यूनिट्स में रिप्रेजेंट किया जाता था। और उनमें जो सिस्टम थे, मशहूर सिस्टम, मुख्तलिफ़ मुल्कों में मुख्तलिफ़ सिस्टम थे, उनमें एक सिस्टम था CGS। CGS स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। यानी ये एक ऐसा सिस्टम था जिसमें लेंथ के लिए सेंटीमीटर का यूनिट यूज़ किया जाता था, मास के लिए ग्राम का यूनिट इस्तेमाल किया जाता था और टाइम के लिए सेकंड का यूनिट इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह FPS भी एक मशहूर सिस्टम था। कुछ ममालिक में, कुछ कंट्रीज़ में ये इस्तेमाल किया जाता था। FPS का मतलब क्या होता था? F मीन्स फुट, P मीन्स पाउंड एंड S मीन्स सेकेंड। फुट जो होता था ये लेंथ के लिए एक स्टैंडर्ड लिया जाता था उस ज़माने में। इसी तरह मास के लिए पाउंड इस्तेमाल किया जाता था और टाइम के लिए सेकंड इस्तेमाल किया जाता था। FPS सिस्टम को ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहा जाता है। यानी हमारे पास ये जो सिस्टम था, इस सिस्टम के अंदर लेंथ के लिए फुट इस्तेमाल किया जाता था, मास के लिए पाउंड इस्तेमाल किया जाता था और टाइम के लिए सेकंड इस्तेमाल किया जाता था। आते हैं MKS की तरफ। MKS स्टैंड्स फॉर मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम। यानी इस सिस्टम को MKS इसलिए कहा जाता है कि इस सिस्टम के अंदर लेंथ के लिए मीटर यूज़ किया जाता है और मास के लिए किलोग्राम यूज़ किया जाता है और टाइम के लिए सेकंड यूज़ किया जाता है। अगर यहाँ पर इन सिस्टम के अंदर आप नोट करें तो हमारे पास जो टाइम है, टाइम के लिए एक ही यूनिट जो कि सेकंड है ये इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि नोट टाइम हैज़ द सेम यूनिट मीन्स सेकंड इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये हमारे पास जो सिस्टम है CGS, FPS, MKS, इन तमाम सिस्टम के अंदर टाइम के लिए कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है? सेकंड इस्तेमाल किया जाता है।
अब देखें, दुनिया के बाज़ ममालिक में ये सिस्टम इस्तेमाल होता था यूनिट्स के लिए, बाज़ ममालिक में ये सिस्टम इस्तेमाल होता था, और बाज़ ममालिक में ये वाला जो सिस्टम है ये इस्तेमाल किया जाता था। तो दुनिया के अंदर ट्रेड मीन्स तिजारत वगैरह में ये मुश्किल पेश आती थी कि एक बंदा अगर लेंथ के लिए सेंटीमीटर इस्तेमाल करता था तो उसके पास फुट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन न होते थे। तो इस तरह एक बंदा जब सेंटीमीटर को जानता है, एक बंदा जो है वो फुट को जानता है, तो उनके दरमियान जो तिजारत होती है उसमें थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ सकती है कि सेंटीमीटर जो है ये हम लेंथ के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर कितना लेंथ होगा। इसी तरह जो बंदा जो है वो फुट के साथ फेमिलियर होता है, आदी होता है, उसको ये पता नहीं होता कि 1 सेंटीमीटर कितना लेंथ होता है। इसी तरह जो बंदा सेंटीमीटर के साथ आदी होता है उसको ये पता नहीं होता कि 1 फुट कितना लेंथ होता है। तो इस तरह दुनिया के अंदर तिजारत में या फिज़िकल क्वांटिटीज़ की स्टैंडर्ड्स में मुश्किलात पेश आते थे। लोग एक दूसरे के साथ डीलिंग्स अच्छी तरह नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए एक मुनज़्ज़म और एक मुत्तफ़िक़ा सिस्टम की ज़रूरत थी। तो इस वजह से 1960 के अंदर एक और सिस्टम बना। In 1960, an international committee of scientists and engineers agreed upon certain rules and made a common system of units for all physical quantities. तो इसी वजह से चूँकि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ सिस्टम यूज़ होते थे और एक सिस्टम के लोग दूसरे सिस्टम के लोगों के साथ कम्युनिकेट या तिजारत नहीं कर सकते थे या बहुत मुश्किल से कर सकते थे, उनके अंडरस्टैंडिंग में मसाइल पेश आते थे। तो इसी वजह से दुनिया के अंदर जितने साइंटिस्ट थे और इंजीनियर्स थे, उन्होंने 1960 के अंदर एक उसूल बनाया कि दुनिया के अंदर साइंटिफिक जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है उनके लिए हम एक ही सिस्टम इस्तेमाल करेंगे, और उस सिस्टम को उन्होंने नाम दिया सिस्टम इंटरनेशनल, जिसको हम एब्रिवेट करते हैं SI के नाम से, यानी मशहूर जो सिस्टम है वो SI सिस्टम है। 1960 के अंदर फिर एक मुश्तरका सिस्टम यानी एक कॉमन सिस्टम बना जो दुनिया के तमाम लोग जो है उनको अंडरस्टैंड कर सकते थे। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी SI हैज़ 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर यानी SI के अंदर कितने किस्म की यूनिट्स होते हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट्स इन सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर 3 किस्म की यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं। एक का नाम है बेस यूनिट। द स्टैंडर्ड इन विच बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। वो सिस्टम यानी वो स्टैंडर्ड जिसके अंदर बेस फिजिकल क्वांटिटीज मेजर किए जाते हैं, उस स्टैंडर्ड को कहा जाता है बेस यूनिट्स। द स्टैंडर्ड इन विच बेस फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड आर कॉल्ड बेस यूनिट्स। वो स्टैंडर्ड जिसके अंदर बेस फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया जाता है उनको कहा जाता है बेस यूनिट। यानी सिंपली बात यह है कि बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए जो यूनिट इस्तेमाल होते हैं उन यूनिट्स को कहा जाता है बेस यूनिट्स। अब हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन कौन सी है, उनकी तादाद कितनी है, वो हमारे पास 7 है, 1 2 3 अप टू 7। लेंथ हमारे पास एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, मास भी हमारे पास एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है, टाइम भी हमारे पास एक बेस फिजिकल क्वांटिटी है। इस तरह इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सॉरी यहाँ पर मैंने सिस्टम लिखा है, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब लेंथ जो है, लेंथ के लिए SI यानी SI के अंदर कौन सा यूनिट इस्तेमाल किया जाता है? मीटर इस्तेमाल किया जाता है। मीटर को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉलर m से रिप्रेजेंट करेंगे। मास जो है, मास के लिए SI कौन सा यूनिट इस्तेमाल होता है? SI यूनिट फॉर मास इज़ किलोग्राम एंड किलोग्राम इज़ रिप्रेजेंटेड बाय kg। इसी तरह टाइम के लिए हमारे पास जो SI सिस्टम है वो कौन सा यूनिट है जो SI सिस्टम के अंदर टाइम के लिए यूज़ किया जाता है? वो है सेकेंड, और सेकेंड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय s। इसी तरह इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए SI सिस्टम के अंदर कौन सा यूनिट यूज़ किया जाता है? वो है एम्पियर, एंड एम्पियर इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A। टेम्परेचर के लिए केल्विन यूज़ किया जाता है, और केल्विन जो है वो कैपिटल K से रिप्रेजेंट किया जाता है। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए SI सिस्टम के अंदर कौन सा यूनिट यूज़ किया जाता है? वो है कैंडेला, एंड कैंडेला इज़ रिप्रेजेंटेड बाय CD। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये भी मास का यूनिट है। ये केमिकल
केमिकल लेवल पर हम ये यूज़ करते हैं नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, फिर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए एसआई सिस्टम के अंदर कौन सा यूनिट यूज़ किया जाता है, मोल है, और मोल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय MOL। तो हमारे पास SI बेस यूनिट्स की तादाद कितनी होगी, द नंबर ऑफ SI बेस यूनिट विल बी इक्वल टू 7। हमारे पास 7 बेस यूनिट्स जो है वो मौजूद है और ये बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ को ही रिप्रेजेंट करते हैं। डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी यूनिट होते हैं, यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। वो यूनिट्स जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उन यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है, या द यूनिट्स डिराइव्ड फ्रॉम बेस यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। वो यूनिट्स जो बेस यूनिट से डिराइव्ड होते हैं उन यूनिट्स को डिराइव्ड यूनिट्स ही कहा जाएगा। अब हमारे पास डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती है, वो क्वांटिटीज़ जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ से बने होते हैं, डिराइव्ड होते हैं, उन क्वांटिटीज़ को डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहा जाता है और डिराइव्ड क्वांटिटीज़ की यूनिट्स को ही डिराइव्ड यूनिट्स कहा जाता है। स्पीड हमारे पास क्या है, एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है। अब मीटर हमारे पास एक बेस यूनिट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी तरह सेकंड भी हमारे पास एक बेस यूनिट है, तो इसी वजह से हम इन यूनिट्स को कह सकते हैं कि हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स है। क्यों डिराइव्ड यूनिट्स है, क्योंकि ये हमारे पास बेस यूनिट से बने होते हैं। एरिया का हमारे पास यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स का यूनिट होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इसको न्यूटन कहा जाता है। डेंसिटी का यूनिट होता है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यानी ये हमारे पास जितनी भी यूनिट्स हैं, ये कौन सी यूनिट्स हैं, ये हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स हैं। तो हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स की तादाद क्या है, द नंबर ऑफ डिराइव्ड यूनिट्स इज़ इनफाइनाइट। मालूम नहीं है कि डिराइव्ड यूनिट्स टोटल तादाद में कितने हैं। फिर आते हैं एसआई सिस्टम के अंदर कुछ और किस्म की यूनिट्स भी मौजूद है जिनको कहा जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। द यूनिट्स विच आर neither बेस नॉर डिराइव्ड आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। वो यूनिट्स जो कि न बेस यूनिट्स होते हैं और न डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं, उन यूनिट्स को कहा जाता है सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तादाद में कितने हैं, दे आर ओनली 2 इन नंबर। सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो होते हैं ये तादाद में सिर्फ और सिर्फ 2 होते हैं। दे आर पेवर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स, ये पेवर ज्योमेट्रिकल यूनिट्स होते हैं। कौन कौन सी यूनिट्स है जिनको सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहा जाता है, एक का नाम है रेडियन और एक का नाम है स्टेरेडियन। ये हमारे पास 2 पेवर ज्योमेट्रिकल सप्लीमेंट्री यूनिट्स है, यानी ये हमारे पास एसआई सिस्टम के अंदर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहलाते हैं। एक का नाम है रेडियन और एक का नाम है स्टेरेडियन। आते हैं रेडियन की तरफ कि रेडियन क्या होता है। इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। ये प्लेन एंगल का एसआई यूनिट है। अब प्लेन एंगल क्या है, इससे पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इंशाल्लाह प्लेन एंगल के ऊपर डिटेल के साथ हम क्या करेंगे, लेक्चर देंगे। प्लेन एंगल को डिफाइन करते हैं कि प्लेन एंगल क्या होता है। 2 डायमेंशनल एंगल मेड बाय एन आर्क विद द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड प्लेन एंगल। वो 2 डायमेंशनल एंगल जो किसी सर्कल के सेंटर के साथ एक आर्क बना देता है, उस एंगल को कहा जाता है प्लेन एंगल। यहाँ पर मैंने एक सर्कल बनाया है और इस सर्कल का ये हमारे पास सेंटर है और सेंटर को मैंने किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया है, ओ से रिप्रेजेंट किया है। अगर हम इस सर्कल का एक पॉइंट ए ले लें और एक पॉइंट बी ले लें, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान ये वाला जो लेंथ है, इस लेंथ को आर्क कहा जाता है और इस आर्क को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब प्लेन एंगल कौन सा एंगल होता है, अगर हम ऐसा करें कि पॉइंट ए को बी सेंटर के साथ मिलाएं और पॉइंट बी को बी सेंटर के साथ मिलाएं, तो इस लाइन और इस लाइन के दरमियान ये जो स्पेस आपको नज़र आता है, ये वाला स्पेस, इस स्पेस को प्लेन एंगल कहा जाता है और प्लेन एंगल जो है ये थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिफिनीशन को दोबारा देखें। 2 डायमेंशनल एंगल। अब सर्कल हमारे पास कौन सा शेप होता है, ये हमारे पास 2 डायमेंशनल
स्ट्रक्चर होता है या 2 डायमेंशनल शेप होता है। यानी अगर हम इसके अंदर देखें, अगर हम इसको एक्स एक्सिस कंसिडर करें और यहाँ पर एक लाइन ड्रा करें उसको वाई एक्सिस कंसिडर करें, तो हमारे पास इस शेप के अंदर कितने एक्सिस आते हैं? 2 एक्सिस। एक हमारे पास एक्स एक्सिस आता है और यहाँ पर हमारे पास वाई एक्सिस आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल बनता है ये 2 एक्सिस के दरमियान बनता है। एक ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है। तो इस वजह से यहाँ पर जो एंगल है इस एंगल को हम 2 डायमेंशनल एंगल कहते हैं। दूसरा डिफिनीशन क्या है? ये क्वांटिटेटिव डिफिनीशन है। रेशियो बिटवीन आर्क लेंथ एस और रेडियस आर इज कॉल्ड प्लेन एंगल। अगर हम ऐसा करें कि इस आर्क को हमारे पास ए पॉइंट और बी पॉइंट के दरमियान ये जो आर्क है और इस आर्क का जो लेंथ है जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम डिवाइड करें किस चीज़ से? इस लेंथ के ऊपर जो कि हमने आर से रिप्रेजेंट किया है। तो इन 2 लाइन के दरमियान रेशो को भी क्या कहा जाता है? प्लेन एंगल कहा जाता है। प्लेन एंगल इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। प्लेन एंगल को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे? थीटा से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो प्लेन एंगल बाय डेफिनेशन क्या है? प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। देखें यहाँ पर मैंने लिखा है रेशियो बिटवीन आर्क लेंथ एंड रेडियस इज कॉल्ड प्लेन एंगल। आर्क लेंथ और रेडियस के दरमियान जो रेशो होता है उस रेशो को प्लेन एंगल कहा जाता है। अगर प्लेन एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट करें, आर्क लेंथ को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं और रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस और आर के दरमियान जो रेशो होता है उस रेशो को प्लेन एंगल कहा जाता है। और इसी प्लेन एंगल का यूनिट क्या होता है? यहाँ पर मैंने लिखा है इट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। तो हमारे पास यहाँ पर जो नंबर आएगा उस नंबर के साथ हम क्या लिखेंगे? हम रेडियन लिखेंगे, रेडियन लिखेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये अराइज होता है कि हमारे पास 1 रेडियन प्लेन एंगल कितना एंगल होगा? यहाँ पर मैंने लिखा है कि 1 रेडियन हमारे पास कितना एंगल होगा। तो 1 रेडियन के लिए कंडीशन क्या है? एफ एस इज इक्वल टू आर। अगर हमारे पास ये वाला लेंथ इस लेंथ के बराबर हो जाए, यानी ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ मैग्नीट्यूड के लिहाज से आपस में इक्वल हो जाए, तो हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल, ये एंगल कितना होगा? 1 रेडियन के बराबर होगा। देखते हैं इक्वेशन से। एफ एस इज इक्वल टू आर, देन इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, हमारे पास ये वाला जो इक्वेशन है ये इक्वेशन बन जाएगा अगर हम एस की जगह आर पुट करें। सो थीटा विल बी इक्वल टू, एस की जगह हमने क्या पुट किया? आर, और आर वैसे भी हमारे पास है तो आर और आर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा? 1 बचेगा। सो थीटा इज इक्वल टू 1 रेडियन। हमारे पास ये एंगल 1 रेडियन कब होता है? अगर ये वाला लेंथ और ये वाला लेंथ आपस में बराबर हो जाए, तो यहाँ पर बनने वाला जो एंगल होगा ये एंगल 1 रेडियन के बराबर होगा। फिर आते हैं कि हमारे पास अगर एक बॉडी यानी कंप्लीटली पॉइंट ए से, अगर एक बॉडी पॉइंट ए से इस तरह मूव करके वापस यहाँ पर पहुँच जाए, यानी पॉइंट ए तक वापस आ जाए, तो उस बॉडी ने यहाँ पर जो एंगल बनाया है ये एंगल कितना एंगल होगा? सिमिलरली एफ एस इज इक्वल टू 2 पाई आर, यानी अगर एक बॉडी एक सर्कल पर कंप्लीट चक्कर पूरा कर ले, यानी अगर एक बॉडी यहाँ से हरकत स्टार्ट करे और वापस ए तक आ जाए, तो हमारे पास ये वाला जो लेंथ है इस लेंथ को कहा जाता है सरकमफेरेंस, और ये जो सरकमफेरेंस है ये बराबर होता है 2 पाई आर के। तो इस केस में हमारे पास जो आर्क का लेंथ होगा ये 2 पाई आर के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, एस की जगह यहाँ पर 2 पाई आर को इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं, देन इक्वेशन नंबर 1 विल बिकम, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो कुछ इस तरह बन जाएगा। थीटा इज इक्वल टू, एस की जगह उस इक्वेशन के अंदर हमने क्या पुट किया? 2 पाई आर पुट किया। आर वैसे भी हमारे पास है, आर और आर आपस में
एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और यहाँ पर हमारे पास जो नंबर आता है उस नंबर के साथ हम क्या लिखेंगे, रेडियन, क्योंकि रेडियन किस चीज़ का रिप्रेजेंटेशन है, थीटा का। थीटा हमारे पास क्या है, प्लेन एंगल, और इसी प्लेन एंगल का यूनिट जो है वो रेडियन कहलाता है। तो हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन कौन से केस में, सरकमफेरेंस, जब हमारे पास आर्क का लेंथ किस चीज़ के बराबर हो जाए, 2 पाई आर के बराबर। 2 पाई आर हमारे पास क्या है, सरकमफेरेंस है। तो एक बात नोट करें, इन a complete circle the plane angle means theta is always 2 pi radian and independent of radius, circumference and area of circle। बात यह है कि एक कंप्लीट सर्कल के अंदर कितना प्लेन एंगल बनता है, ये हमेशा 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। और हमारे पास ये जो थीटा होता है ये इंडिपेंडेंट होता है। किस चीज़ से इंडिपेंडेंट होता है, मींस रेडियस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, सरकमफेरेंस के ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। यानी अगर रेडियस पर डिपेंड नहीं करता तो ऑटोमेटिकली सरकमफेरेंस के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा एंड एरिया ऑफ सर्कल के ऊपर भी डिपेंड नहीं करेगा। इस चीज़ को मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल से प्रूव करना है। सपोज करें हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल को मैंने नाम दिया है सर्कल ए, और ये हमारे पास एक सर्कल है, इस सर्कल को मैंने नाम दिया है बी। एक बॉडी क्या करती है, पॉइंट ए से यानी इस सर्कल पे इस तरह मोशन स्टार्ट करती है और वापस यहाँ पर पहुँच जाती है। तो इस मोशन के दौरान या इस सफ़र के दौरान ये जो पॉइंट ए है या बॉडी ए जो है, इसने टोटल कितना एंगल बनाया है, ये वाला एंगल मुझे फाइंड करना है। तो हमारे पास ये वाला जो एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन के बराबर। किस तरह हम प्रूव करेंगे देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सरकमफेरेंस सर्कल ए का है दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर इंटू ए। आर ए क्या है, इस सर्कल का हमारे पास रेडियस है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं कि हमारे पास जो एंगल बनेगा दैट विल बी इक्वल टू थीटा ए। सो थीटा ए विल बी इक्वल टू, हम क्या करते हैं यहाँ पर, हम वहाँ पर जो हमारे पास s होता है उस s की जगह हम 2 पाई आर ए पुट करते हैं डिवाइडेड बाय, दोबारा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा आर ए और आर ए कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास थीटा ए इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, यानी इस सर्कल का कंप्लीट जो एंगल बनता है रेडियन में, ये कितना एंगल होता है, 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। इस तरह हम देखते हैं कि हमारे पास ये वाला जो सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर एक बॉडी है, पॉइंट बी से मोशन स्टार्ट कर लेती है और पॉइंट बी तक वापस पहुंचती है। तो इस मोशन के दौरान हमारे पास ये जो बॉडी है, इस बॉडी ने टोटल यहाँ पर जो एंगल बनाया है, ये एंगल कितना एंगल होगा, ये चूंकि हमारे पास सर्कल बी है तो इसी वजह से इसका जो रेडियस होगा, इस रेडियस को हम आर बी से रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारे पास ये जो सरकमफेरेंस बनेगा, इस सरकमफेरेंस को हम 2 पाई आर बी से डिनोट करते हैं। देखते हैं उस इक्वेशन में कि हमारे पास उस इक्वेशन से वैल्यू क्या आती है। सो हमारे पास जो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम थीटा बी से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर बी डिवाइडेड बाई आर बी। आर बी और आर बी एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। सो थीटा ऑफ बी इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अगर यहाँ पर देखें हमारे पास इस सर्कल में टोटल एंगल कितना बना था, 2 पाई रेडियन। इस सर्कल के अंदर भी हमारे पास टोटल एंगल कितना बना है, 2 पाई रेडियन के बराबर। सो इसीलिए हम कह सकते हैं कि थीटा ऑफ ए इज इक्वल टू थीटा ऑफ बी इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अगर सर्कल बड़ा हो या सर्कल छोटा हो, दोनों केसेस में हमारे पास कंप्लीट सर्कल के अंदर टोटल एंगल कितना बनेगा, 2 पाई रेडियन के बराबर बनेगा। अब आते हैं रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री एंड रिवोल्यूशन। रेडियन, डिग्री और रिवोल्यूशन के दरमियान कौन सा रिलेशन है। जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास ये यहाँ पर जो टोटल एंगल बनता है ये कितना होता है, 2 पाई रेडियन। एसआई सिस्टम के अंदर ये 2 पाई रेडियन के बराबर होता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बनता है कंप्लीट सर्कल के अंदर, ये डिग्री में 360 डिग्री के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं,
अब रेडियन और डिग्री के दरमियान रिलेशन देखते हैं कि 1 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को यानी इस साइड को भी 2 पाई पर डिवाइड करते हैं, इस साइड को भी 2 पाई पर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर 2 पाई और 2 पाई एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 रेडियन बचेगा। तो यहाँ पर 360 डिवाइड बाई 2 पाई, 360 को जब 2 पर डिवाइड करते हैं तो 180 बच जाता है डिवाइडेड बाई पाई। पाई की वैल्यू होती है 3.14। जब आप 180 को 3.14 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 57.32 डिग्री। यानी 1 रेडियन जो है, 1 रेडियन डिग्री में किस वैल्यू के बराबर होता है, 57.32 डिग्री के बराबर होता है। अब हम क्या करते हैं, एमसीक्यूज वगैरह के लिए एक रिलेशन निकालते हैं, एक अगर फॉर nth रेडियन, यानी अगर हमें कुछ रेडियंस गिवन हो कि हमारे पास एक एंगल है 10 रेडियन है, 15 रेडियन है, वो डिग्री में किस वैल्यू के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में 1 रेडियन के साथ n मल्टीप्लाई करते हैं, इस साइड पे हम 57.32 डिग्री के साथ n मल्टीप्लाई करते हैं। n क्या है, n जो है एनी नंबर है, ये हमारे पास एनी नंबर है, ये 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर हमारे पास 2 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, तो आप क्या करेंगे, n की जगह 2 पुट करेंगे, यहाँ पर भी n की जगह 2 पुट करेंगे। तो यहाँ पर n जब 2 के साथ यहाँ पर n की जगह जब हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 2 रेडियन बन जाएगा। तो फिर आप क्या करेंगे, 57.32 को यहाँ पर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर n जो है ये 2 के बराबर है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, ये फार्मूला रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है रेडियन टू डिग्री। रेडियन टू डिग्री के लिए आप क्या करेंगे, ये फार्मूला याद रखेंगे, n इंटू 1 रेडियन इज इक्वल टू n इंटू 57.3 डिग्री। यहाँ पर n कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, आपसे कहा जाता है 5 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होगा, तो यहाँ पर n किस चीज़ के बराबर होगा, 5। यहाँ पर भी n किस चीज़ के बराबर होगा, 5। यहाँ पर आपके पास 5 रेडियन आ जाएगा, 5 को आप 57.32 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो आंसर आएगा वो डिग्री में आएगा। इसी तरह डिग्री टू रेडियन आप क्या करेंगे, n इंटू 1 डिग्री मल्टीप्लाई करेंगे, n इंटू 1 डिग्री इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 57.3 इंटू रेडियन। n जो है अगेन हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है। इसी तरह रिवोल्यूशन और रेडियन के दरमियान हम कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, n इंटू 1 रिवोल्यूशन विल बी इक्वल टू n इंटू 2 पाई इंटू रेडियन। n इंटू 1 रेडियन विल बी इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू रेडियन। हमें पता है कि 1 रिवोल्यूशन जो है, 1 रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन के बराबर। यहाँ से आप रिवोल्यूशन और रेडियन के दरमियान भी क्या कर सकते हैं, आवर रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ, उन क्वेश्चंस के आंसर्स आपने निकालने हैं, फिर आपने कमेंट सेक्शन में उनको लिखना है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, 10 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें, 12.5 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करें, ये क्वेश्चन हुआ। फिर क्या करना है, कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, 35 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, 60 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, 45 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा, 180 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा। इसी तरह 2 रिवोल्यूशन को यानी 2 रिवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करें, 5 रिवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करें, 9 रेडियन को रिवोल्यूशन में कन्वर्ट करें। इन क्वेश्चंस का मुझे इंतज़ार रहेगा। इन क्वेश्चंस के आंसर आपने क्या करने हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर लिखने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।